हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ यशस्वी और मैं आप लोग के साथ प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 को डील कर रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियोस में मैं सेक्शन 1 to 10 को डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सेक्शन 11 को डील कर रहा हूँ। सेक्शन 11 आपको कहता है कोर्ट्स कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट, अपील एंड रिवीजन एंड पावर ऑफ कोर्ट इन अपील एंड रिवीजन। ठीक है, अपील एंड रिवीजन कहाँ होगा? ठीक है, और अपील और रिवीजन में कोर्ट के पास क्या क्या पावर है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। करंट नॉट विथ स्टैंडिंग, इसका मतलब ऊपर वाले सेक्शन से कोई मतलब नहीं है इसको। एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड और एनी अदर लॉ, एनी ऑर्डर under this act may be made by any court empowered to try and sentence the offender to imprisonment, and also by the high court or any other court when the case comes before it on appeal। ठीक है, अपील और रिवीजन में कोई मैटर आता है तो कहाँ जाएगा? तो हाई कोर्ट और अदर कोर्ट इसको ट्राई करेगा, कॉम्पिटेंट है ट्राई करने की। ठीक है, ये रहा सब सेक्शन 1। अब हम लोग बात करते हैं सब सेक्शन 2 के बारे में। सब सेक्शन 2 आपको कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड वेयर एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 3 और 4। 3 और 4 में जो ऑर्डर दिया गया है, कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंडर अदर देन अ हाई कोर्ट एंड अपील शैल लाई टू कोर्ट विच अपील्स ऑर्डिनरली लाई फ्रॉम सेंटेंसेस ऑफ द फॉर्मर कोर्ट। ठीक है, तो अपील और रिवीजन कहाँ होता है? अपील आपको चैप्टर 29 ऑफ CRPC और रिवीजन आपको चैप्टर 30 ऑफ CRPC में है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं सब सेक्शन 3 में। सब सेक्शन 3 कहता है सब सेक्शन 3 एनी केस वेयर एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। 21 ईयर्स ऑफ एज के बारे में कहाँ पे हम लोग पढ़े थे? तो सेक्शन 6 में। ठीक है, इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड ऑफ एन ऑफेंस and the court by which he is found guilty declines to deal with him under section 3 or 4। ठीक है, passed against him and sentence of imprisonment with or without fine। कह रहा है सेक्शन 3 और 4 में डील नहीं हुआ और उसको क्या हो गया? इम्प्रिजनमेंट हो गया, यानी फाइन और बिना फाइन का उसको सजा हो गया। ठीक है, अब बात आता है फ्रॉम विच नो अपील शैल appeal lies or before then, notwithstanding anything contained in the code or any other law, the court which appeals ordinarily lie from the sentence of the former court may। तो और उसके बाद इसका कह रहा कि अपील फिर कैसे होगा? ठीक है, ऐसे ऐसे केस में जिसमें 3 और 4 के हिसाब से नहीं काम हुआ और उस बंदे को सजा हो गया। ठीक है, लेकिन उसका एज क्या था? 21 ईयर्स से कम था। अब ऐसे केस में क्या होगा? तो कोर्ट अपने मोशन पे, ठीक है, या फिर कन्विक्टेड पर्सन के मोशन एप्लीकेशन पे, या फिर प्रोबेशन ऑफिसर के एप्लीकेशन पे क्या करेगा? एग्जामिन करेगा रिकॉर्ड को और फिर से पास करेगा ऑर्डर। समझ में आया कि नहीं? यानी अगर कोई बंदा सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग में सजा पा गया, यानी सेक्शन 6 के में नहीं, इसमें है 21 ईयर्स से लेस का बच्चा। ठीक है, यानी उससे कम का बच्चा अगर सजा पा जाता है, यानी सेक्शन 3 और 4 में उसको कन्विक्ट नहीं होता, उसको ओरिजिनल सेंटेंस मिल जाता है, तो कोर्ट क्या करेगा? अपने मोशन पे या फिर कन्विक्टेड पर्सन के मोशन पे या फिर प्रोबेशन ऑफिसर के मोशन पे, एप्लीकेशन पे उसे फिर से एग्जामिन करेगा। क्या करेगा? फिर से एग्जामिन करेगा। ठीक है, और फिर
उसके बाद एग्जामिन करने के बाद ऑर्डर पास करेगा। समझ में आया कि नहीं? आसान था। सब सेक्शन 3। अब है सब सेक्शन 4। सब सेक्शन 4 कहता है व्हेन एन ऑर्डर, पहले इसको मिटा देता हूँ। When an order has been made under section 3 or section 4 in respect of an offender, the appellate court or high court in exercise of its power of revision may set aside, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, एक ही इसमें है, सेट असाइड कर देगा, यानी अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो, ठीक है, रिवीजन करते वक्त सेट असाइड कर सकता है ऑर्डर को जो कि फॉर्मर कोर्ट उसको दे रखा था। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? द प्रोवाइडेड दैट द अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट इन डिवीजन शैल नॉट इन्फ्लिक्ट अ ग्रेटर पनिशमेंट दैन माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट बाय विच ऑफेंडर वाज फाउंड गिल्टी। ठीक है, अगर रिवीजन के दौरान या फिर अपील के दौरान, ठीक है, ऐसा लगे कि इसको तो कम सज़ा मिला है, तो लेकिन क्या करेगा, वो चाह के भी शैल लगा हुआ है, शैल नॉट यानी मैंडेटरी है कि उसे फॉर्मर कोर्ट अगर उसको जो सज़ा दिया था उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट के सेक्शन यानी सेक्शन 12 में, जिसमें डिसक्वालिफिकेशन का बात करता है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ओके दोस्तों, रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। ठीक है, अब इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। नॉट विथ स्टैंडिंग यानी ऊपर वाले सेक्शन से कोई मतलब नहीं है। एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ a person found guilty of an offence dealt with under section provision of section 3 or 4 shall not suffer disqualification if any attaching to conviction of an offence under such law। ठीक है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन उसको सफ़र करने की जरूरत नहीं अगर सेक्शन 3 और 4 में उसको डील किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? provided that nothing in this section shall apply to a person who after release, इसमें गौर कीजिएगा, आफ्टर रिलीज क्या करने के, आफ्टर रिलीज यानी सेक्शन 4 में रिलीज होते हुए सब्सिक्वेंटली जैसे ही रिलीज होके बाहर गया उसको क्या कर रहा है, सेंटेंस हो गया ओरिजिनल ऑफेंस के लिए। ठीक है, यानी कुछ और क्राइम कर लिया होगा, तब उसे डिसक्वालिफिकेशन को झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा सेक्शन 12। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ आगे प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में। मैं पहले भी प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में बता चुका हूँ, फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जब मैं डिफिनीशन इसका पढ़ रहा आपको बता रहा था, उस पर वीडियो जब बन रहा था द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का, तो मैं उस सेक्शन 2 के डिफिनीशन पार्ट में ही दिया हुआ है कि प्रोबेशन ऑफिसर कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 में क्या कहता है? अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज। कौन अपॉइंट करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, सीधा बात। क्लॉजेस समझ गए? आगे बढ़ते हैं क्लॉज बी में। क्लॉज बी कहता है A person provided for this purpose by a society recognized in this behalf। तो क्या कहे, सोसाइटी रिकॉग्नाइज से उसे लिया जाएगा। किसके बिहाफ में काम करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में। ठीक है, क्लॉज सी में आते हैं। प्रोबेशन ऑफिसर को कब अपॉइंट किया जाता है? तो एक्सेप्शनल केस में, ऐसा कोई सरकमस्टांस, स्पेशल सरकमस्टांस होता है केस का, तो वैसे केस में प्रोबेशन ऑफिसर को, कोर्ट को ऐसा ओपिनियन फील होता है कि नहीं करना जरूरी है, प्रोबेशन ऑफिसर को लाना जरूरी है। ओके, अब सब सेक्शन 2 की बात। सब सेक्शन 2 में क्या कहता है कि अ कोर्ट विच पासेस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विच द ऑफेंडर ऑफ द टाइम बिंग रिजाइड में अपॉइंट एट एनी टाइम। ठीक है, यहाँ पे नोट कीजिएगा, एट एनी टाइम कौन कौन करेगा?
या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जो सेक्शन 4 में जो कोर्ट उसको ये किया है, सजा दिया है, 2 आदमी कर सकते हैं, यानी ये कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, किसी भी वक्त प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है उसी जगह पे, यानी ये ऑफेंडर अगर यहाँ रह रहा है इसी जगह पे प्रोबेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है। फॉर दिस पर्पस दिस सेक्शन प्रेसिडेंसी टाउन को डिस्ट्रिक्ट ट्रीट किया जाएगा और प्रेसिडेंसी चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किया जाएगा। ठीक है, समझा जाएगा। अब सब सेक्शन 3 पे आते हैं हम लोग। सब सेक्शन 3 कहता है अ प्रोबेशन ऑफिसर in the exercise of his duties under this act shall be subject to the control of district magistrate of the district which the offender for the time being reside। कोर्ट अपॉइंट करेगा लेकिन कोर्ट कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको। कंट्रोल कौन करेगा? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कंट्रोल कौन करेगा प्रोबेशन ऑफिसर को? सीधे शब्दों में लिख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ठीक है, ये यूपीएससी के थ्रू जो नियुक्त होते हैं, ठीक है, वो करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर का। क्या क्या ड्यूटीज उनको संलग्न किया गया होता है। सेक्शन 14 कहता है ड्यूटीज ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब प्रोबेशन ऑफिसर शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रिस्ट्रिक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, कंडीशन दिया जाएगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन। प्रिस्क्राइब्ड कहाँ पे डिफाइंड है दोस्तों? प्रिस्क्राइब्ड आपको सेक्शन 2T ऑफ CRPC में डिफाइंड है। क्या करेगा? पहला काम इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करके उसको क्या करेगा? सुटेबल मेथड करेगा डीलिंग विथ सोसाइटी। अब वो ऑफेंडर है, ठीक है, समाज में उसको लोग सब जो है गलत निगाहों से ट्रीट करेंगे, तो उसको सुटेबल एक अच्छा माहौल दिया जाए। इसके लिए प्रोबेशन ऑफिसर उसको टाइम टू टाइम डिटरमाइन असिस्ट करते रहेगा। ठीक है, ये इंक्वायरी करेगी। फिर उसके बाद कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में होता है, रिपोर्ट कोर्ट में देना होता है। सुपरवाइज करेगा, ठीक है, ये वर्ड है, और प्रयास करेगा, इंडेवर टू फाइंड अ सुटेबल एम्प्लॉयमेंट, यानी बैठे बैठे उसको नौकरी भी ढूंढेगा। कौन ढूंढेगा? प्रोबेशन ऑफिसर। ये तो अच्छा है भाई। इस ऑफेंडर के लिए ये गलती भी करके आया, सेक्शन 4 में रिलीज भी हो गया, सेक्शन 3 और 4 में। अब इसको प्रोबेशन ऑफिसर अच्छा सा नौकरी भी ढूंढ के देगा। ठीक है, अब क्लॉज सी में क्या कहता है? क्लॉज सी में कहता है एडवाइस एंड असिस्ट ऑफेंडर्स। कहाँ पे एडवाइस असिस्ट करेगा? तो पेमेंट ऑफ कॉस्ट और कंपनसेशन देने में। किसको? हम लोग पहले पढ़े थे कि ये ऑफेंडर हैं, अब ये तो चैन स्नैच कर लिया इस विक्टिम का, ठीक है, लेकिन अब विक्टिम तो रो रहा है कि भाई मुझे तो इंसाफ नहीं मिला, ये तो ऑफेंडर छूट भी गया सेक्शन 3 और 4 में, तो इसको देगा कंपनसेशन और कॉस्ट। कोर्ट उसको रीजनेबल जितना उसको फिट लगेगा उतना अमाउंट कहेगा कि तुम भाई ऑफेंडर देना होगा। अब ऑफेंडर मान लीजिए गरीब है, अब ये घर बेच के तो देगा नहीं क्योंकि ये तो खुद चोर था। तो घर बेच के देगा नहीं, ज़मीन ज़्यादा तो है नहीं कि बेच के देगा। तो ये क्या करेगा? प्रोबेशन ऑफिसर का काम है कि उसको एक अच्छा सा नौकरी और टाइम टू टाइम एडवाइस असिस्ट करेगा कि कैसे तुम उसका पैसा चुकता करोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लॉज डी में क्या कहता है। क्लॉज डी में कहता है एडवाइस एंड असिस्ट। फिर एडवाइस एंड असिस्ट करेगा। क्यों भाई? इन सच केसेस एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड पर्सनस हु हैव बीन रिलीज अंडर सेक्शन 4। यानी सेक्शन 4 में जो पर्सन रिलीज होगा उसको क्या करेगा? एडवाइस और असिस्ट करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्लॉज ई में। परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर उसको कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुछ और भी ड्यूटी देते हैं तो वो भी करेगा। ठीक है, तो ऑफेंडर के लिए तो भाई मज़ा है इसमें, ठीक है, लेकिन प्रोबेशन ऑफिसर का जान निकल रहा है। हम लोग सेक्शन 15 को भी देख ही लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 15 कहता है प्रोबेशन ऑफिसर्स टू बी ए पब्लिक सर्वेंट।
दोस्तों आप मुझे बताएंगे, चलिए मैं ही बता देता हूँ, पब्लिक सर्वेंट कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि प्रोबेशन ऑफिसर कहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, ओके। सो every probation officer and every other officer appointed in pursuance of this act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of IPC। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? यानी पब्लिक सर्वेंट कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 21। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 16 का। सेक्शन 16 में कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। दोस्तों गुड फेथ कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 50